हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू एक्सेलरेट फिजिक्स। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2021 में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्ड आंसर आपको दूंगा। अगर इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल सेम आंसर ऐसे ही लिखने हैं जो मैं यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2021 फिजिक्स पेपर है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर। तो आप सीधे आंसर लिख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इज 10 की पावर 6 टू 10 की पावर 16 ओम मीटर। ठीक है, बिल्कुल डिटो आपको लिखना है, तो यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वायर डज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम इन द जनरेटर। आपका आंसर होना चाहिए, द इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सेक्शन ए है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज सूटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर्स। तो आपका आंसर होना चाहिए गामा रेज। फिर आप ये भी लिख सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो, गामा रेज आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इफेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपका आंसर ये होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दिस मीन्स व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना। अगर किसी कोई भी पॉइंट आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो, आई विल गिव यू अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ओके, सेपरेट वीडियो। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का, विच फॉर विच डायोड द आउटपुट वोल्टेज इज ए रेगुलेटेड वोल्टेज। आप सबको पता ही होगा, जेनर डायोड। तो मतलब ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हमें इसमें शॉर्ट आंसर ही लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बस जेनर डायोड हैज़ आउटपुट वोल्टेज एज ए रेगुलेटेड वोल्टेज। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा सेक्शन ए खत्म हो जाता है। हाँ, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, व्हेन द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज मिनिमम। तो चूंकि हमें पता है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हम ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, विच इम्प्लाइज F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब ये साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हो, फोर्स इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द वैल्यू, तब वैल्यू एफ का क्या होगा, क्यू वी बी साइन 90, साइन 91 होता है तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है। अब मिनिमम कब होगा, जब ये चीज साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा। साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम होता है एट एंगल 0। तो आप कह सकते हो फोर्स इज मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0, तब एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा फिर से रिपीट ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, एनफ है इतना। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा अब डुटो, इसको याद करके वहाँ पे छाप सकते हो। ठीक है, अब इसी का और पार्ट क्या है, गिव 2 फैक्टर्स बाय विच करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। हाँ, करंट सेंसिटिविटी आप लिख सकते हो थोड़ा, ताकि इंप्रेस हो जाए जो मार्किंग कर रहा होगा। आप लिख सकते हो कि करंट सेंसिटिविटी हमें पता होता है, φ/I होता है, वो किसके बराबर होता है, NABK। तो अब इसको हमें इंक्रीज करना है, हम कैसे इंक्रीज करेंगे, हम इसको या तो हम n बढ़ाएंगे या तो हम b बढ़ाएंगे। देख, 2 फैक्टर्स बाय विच करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड आर। पहला क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, वही n। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, b। ठीक है, आई होप यहाँ ये चीज़ें सारी क्लियर हो रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, कर लेना, आपका कुछ नहीं जाएगा। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप लोग भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आप क्या कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिख लेना, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका ऐसे ही होता है कि एक साइड में एवरेज वैल्यू, दूसरे साइड में आरएमएस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन हाँ, आप कोई सा भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है ना, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, या तीनों अगर लिखोगे तो ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना। क्या लिख सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच स्पेंड्स द सेम चार्ज।
यहाँ पे सेम चार्ज है इन ए सर्किट इन द सेम टाइम एज इज सेंट बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन इट्स हाफ टाइम पीरियड। तो इसका क्या हो जाएगा आरएमएस वैल्यू का, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पे सेम हीटिंग इफेक्ट है, यहाँ पे सेम चार्ज है in a given resistor as is produced by the alternating current when passed for the same time। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, एवरेज वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, द एवरेज वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाई पाई, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इतना आता है 0.637 आई नॉट। ऐसे ही आर एम एस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज आई नॉट बाई अंडर रूट 2, तो वो कितना होता है 0.707 आई नॉट। अब दोनों में से बड़ा कौन होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी, दोनों में से बड़ा कौन होता है आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू, क्योंकि आर एम एस होता है 0.707 और एवरेज होता है 0.637। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। तो बस इतना लिख सकते हो, यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्लेन। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आंसर इसका क्या है नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नीदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव नो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली दोज वेव्स विच हैव चार्ज पार्टिकल। ओके, क्लियर ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में वही डिफ्लेक्ट होता है जिसके पास चार्ज होता है, चार्जड पार्टिकल्स। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बिल्कुल आप डिटो ऐसे ही छाप सकते हो, यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, बिलीव मी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, व्हाट इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसका बी पार्ट है नेम द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। पहले पार्ट का आंसर आप लिख सकते हो, द कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ सिस्टम विच डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू पॉइंट्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब इसका बी पार्ट क्या है, मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर, ट्रांसमीटर होता है, चैनल होता है, चैनल आर मीडियम, और रिसीवर। इसमें आप डायग्राम भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि ये 2 ही नंबर का आंसर है, इतना सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। क्लियर है ना यहाँ तक। अब सेक्शन सी पे आते हैं, ये सेक्शन सी वाले 3 नंबर के मार्क्स है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिड्यूस ओह्म्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके हमें ओह्म्स लॉ निकाल करेंगे। पहले हम बताएंगे कि ओह्म्स लॉ क्या होता है। ओह्म्स लॉ स्टेट्स करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। आप लिख सकते हो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या लिख सकते हो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही होता है ओह्म्स लॉ। अगर हम यही प्रूव करेंगे लास्ट में इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से, तो हमने ओह्म्स लॉ डिड्यूस कर लिया। टू डिड्यूस ओह्म्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी नीड टू शो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हमें यही दिखाना होगा, क्योंकि यही तो ओह्म्स लॉ होता है ना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है करंट क्या होती है, एन ई ए वी डी। एन क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चूंकि हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिल्कुल आप वैसे लिखना, यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। ओके, दिस इज माई गारंटी। ऑल्सो वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ एम एल। यहाँ पे वी क्या है, ये वाला वी अलग है, ये वाला वी अलग है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, टाउ इसको टाउ बोलते हैं, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। जब हम सॉल्व करेंगे पहले और दूसरे को, वहां से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए ई वी टाउ बाई एम एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ वी बाई एम एल। यहाँ से v इज इक्वल टू, वी को वहीं पे रखेंगे और इस सब को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ आई। यहाँ पे m भी कॉन्स्टेंट है, l भी कॉन्स्टेंट है, n भी कॉन्स्टेंट है, e भी कॉन्स्टेंट है, a भी कॉन्स्टेंट है, टाउ भी कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, जो कि हमें पहले ही प्रूव करना था यहाँ पे। ओके, यही तो ओह्म्स लॉ है ना। तो हमने डिड्यूस कर लिया ओह्म्स लॉ किससे, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, स्टेट कोलंबस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। पहले हमें कोलंबस लॉ बताना है क्या है, फिर हमें उसको वेक्टर फॉर्म में
बताना क्या है। कोलंबस लॉ स्टेट इज दैट, कोलंबस लॉ क्या कहता है, कोलंबस लॉ स्टेट इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, ये चार्ज एक है दूसरा चार्ज है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब हम इन दो को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना आप, Q इज इक्वल टू कोलंबस कांस्टेंट, K इज इक्वल टू 1/4πε0, 9 × 10⁹ इसके बराबर होता है। अब हमें वेक्टर फॉर्म में, जो कि दूसरा पार्ट है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कुछ ऐसे जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यही होता है ना वेक्टर फॉर्म। हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2/r², ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन ये r कैप क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r2 - r1 अपॉन, यहाँ पे आप लिख सकते हो r2 - r1 का होल क्यूब, ये पूरा कोलंबस लॉ हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलंबस लॉ। तो बिल्कुल आपके पूरे नंबर आ जाएंगे इतना लिखने में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। हमें एक डाइपोल दिया हुआ है, हमें एक डाइपोल, हाँ ये एक डाइपोल है। डाइपोल पहले क्या होता है, डाइपोल इज फॉर्मड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज ये है -q, दूसरा चार्ज +q है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एट सेपरेटेड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट, कितनी डिस्टेंस इनके बिटवीन है, 2l, ठीक है। ये एक डाइपोल है, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। हियर वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल कैन बी कैलकुलेटेड एज, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्योंकि यही पॉइंट इसके एक्सियल एक्सिस पे है ना, इस डाइपोल के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1, इस वाले चार्ज जो यहाँ पे 1 पोजीशन पे है चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा E1 इक्वल टू K Q अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 2 एट P, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, ऐसे कितना E2। अब नेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू E2 - E1। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो वहाँ पे ई नेट इक्वल टू K Q अंडर रूट ऐसे करके x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू x प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या आता है, हाँ फिर इसके बाद ई नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ई नेट का वैल्यू आता है K Q इंटू 4xl अपॉन x² माइनस l² का होल स्क्वायर। ई नेट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे, हाँ हमें पता है कि P इज इक्वल टू जो मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो 2L होता है, तो यहाँ पे हम एक 2 को यहाँ बाहर रखते हैं तो यहाँ पे अब बचेगा 2L, तो उसके बदले हम P लिख सकते हैं। तो लास्ट में ई नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 2kpx अपॉन x² माइनस l² का होल स्क्वायर। चूंकि हमें पता है जो ये पोजीशन x है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, ये जहाँ पे हमें निकालना था वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, किससे, ये लेंथ ऑफ द डाइपोल, इसलिए यहाँ पे ये l² नेगलेक्ट ही हो जाएगा। तो लास्ट में ई नेट का वैल्यू क्या आता है, 2kp अपॉन x³। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। क्लियर है ना यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये चीज़ें बनानी ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 डायग्राम बनती है, कभी कभार एक ही डायग्राम में काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। पहले देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। यूजिंग पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल कैन आल्सो बी डिटरमाइंड एज, ऐसे पहले हम ये वाली डायग्राम बनाएंगे। इस वाली डायग्राम के मुताबिक, हाँ यहाँ पे V क्या है, V इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, E1/L टोटल लेंथ, ठीक है। E क्या होता है, EMF ऑफ द सेल, दिस सेल। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हियर बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस L1। जब इस वाली डायग्राम के फिगर 1 के हिसाब से
L1 पे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे E का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू L1, इक्वेशन 1। अब जब हम इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, व्हेन R इज कनेक्टेड टू द सेल, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तब बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, L2 पे। हियर बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस L2। अब क्या हो जाएगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अननोन बैटरी इज V, ये वाला V इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल है, ये वाला V है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2। अब फ्रॉम फिगर 2 हम ये भी बोल सकते हैं कि E माइनस I1R इज इक्वल टू 0। तो और एक चीज V इज इक्वल टू I1R, तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R, ठीक है ना यहाँ तक। अब यहाँ से E बाई आर इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 बाई R, E के बदले हमने निकाला V1L1, V के बदले हमने निकाला VL2 माइनस 1 इंटू R। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, एक न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, गिवन इन द क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, और एंगल बिटवीन, और एंगल इज 30 डिग्री विद द फील्ड, और एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी कितना बना रहा है, 30 डिग्री। वी नो, हमें पता है कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज गिवन बाय Fm इज इक्वल टू QEB sin थीटा। अब Q का वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस वाली फार्मूला में पुट करेंगे हर किसी का वैल्यू, तो वहाँ पे Fm का वैल्यू आता है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज का वैल्यू आता है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 13 न्यूटन। एक सिंपल सा क्वेश्चन था 3 नंबर का, बिल्कुल इजी। हाँ, आपके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में चेंजेस हो सकती है, बी के बदले यहाँ पे 5 के बदले कुछ और होगा, लेकिन कंसेप्ट सेम चलेगा, ठीक। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट एम्पियर सर्क्यूट लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पहले हमें एम्पियर सर्क्यूट लॉ की डेफिनेशन बतानी है। क्या होता है, एम्पियर सर्क्यूट लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी around a closed loop is equal to the product of permeability of free space and current enclosed the closed loop। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ क्या था, हमें एक्सप्रेशन डिराइव करनी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं सोलेनॉइड की। हमने एक पार्ट लिया इसका, ये मतलब ये ABCD एक तरीके से एम्पियर्स लूप बन गया। अब यहाँ से हमारे पास हम क्या करेंगे, अगर लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, ठीक, N बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। वी नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज B। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड क्या होता है, B, लेकिन आउटसाइड क्या होता है, 0, एंड आउटसाइड सोलेनॉइड इट इज 0। अब मुझे निकालना है इस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ABCD में क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल AB का, BC का, CD का, DA का। चूंकि हमें पता है AB और B भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बिटवीन एंगल 0 है। B इस डायरेक्शन में, BC इस डायरेक्शन में, एंगल 90, DC इस डायरेक्शन में और B भी इसी डायरेक्शन में, हम कह सकते हैं एंगल 0 या सॉरी हाँ एंगल cos 0 या cos 180, और यहाँ पे cos 90 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड 0 है, तो B के बदले 0 0, इसमें खाली यही बचेगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल। और हमें पता है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप क्या हो जाएगा, आई टोटल इज इक्वल टू एन एल आई। फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूट लॉ बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल, आई टोटल के बदले लिखेंगे हम एन एल आई, तो लास्ट में बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। यही होता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, एक न्यूमेरिकल है, इन ए यंगस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस इज 25/9, आई मैक्स बाई आई मिन कितना है, 25/9, ये गिवन इन द क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। चूंकि हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, बिल्कुल। हाँ, फिर क्या होता है, लेट एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, हमारे पास दो वेव्स है, अगर पहली का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, A डैश, कब क्या होगा, A1 प्लस A2,
मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर ए है तो क्या होगा A1 माइनस A2। अगर आई मैक्स बाई आई मिन, ये तो पता ही है किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि आई मैक्स से रिलेटेड है एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम और आई मिनिमम से है एम्पलीट्यूड का मिनिमम। ए डैश के बदले में लिखूंगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ए के बदले लिखूंगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आई मैक्स बाई आई मिन के बदले 25/9 और यहाँ से आ जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2। इसको अगर सॉल्व करें, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 इक्वल टू 5/3। तो लास्ट में सॉल्व करके क्या आ जाता है, A1 बाई A2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4:1। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 4:1। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव्स। डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव्स क्या होता है, पहला पार्ट यही है। डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव्स वाज गिवन बाय de Broglie, ठीक है। इट स्टेट्स दैट मैटर वेव्स हैव डुअल प्रॉपर्टीज, दैट मींस व्हेन मैटर इज मूविंग इट शोज द वेव प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, एंड व्हेन इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट शोज पार्टिकल नेचर। यही होता है डुअल नेचर, वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। अब दूसरा पार्ट क्या है, ऑब्टेन de Broglie इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल। अब हमें de Broglie वेव इक्वेशन का निकालना है, डिराइव करनी है। de Broglie वेव इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और h/p। इसको हम कैसे निकालेंगे, द इक्वेशन रिलेटिंग मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विद इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड de Broglie इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम de Broglie इक्वेशन कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू h न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी के बदले में लिख सकता हूँ c/λ। इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। आल्सो बाय आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन E इक्वल टू mc²। अब यहाँ पे भी E इक्वल टू hc/λ, यहाँ E इक्वल टू mc², दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, hc/λ इक्वल टू mc²। c से c कैंसिल, तो h/λ का वैल्यू क्या आ जाएगा, h/λ इक्वल टू mv। यहाँ पे c भी वेलोसिटी है, इसके बदले में v लिखूंगा क्योंकि ये ज़्यादा जनरल है। mv होता है कि मोमेंटम, ये पता है हमें। तो h/λ क्या होता है, mv। लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/mv, वो किसके बराबर हो जाएगा, h/p, h/ मोमेंटम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं de Broglie वेव इक्वेशन। तो ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं de Broglie वेव इक्वेशन को। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, डिफाइन व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, आप लिख सकते हो, रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इनटू अनदर विद द एमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स, ठीक। हाँ, फिर दूसरा पार्ट क्या है, रिड्यूस द रिलेशन n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें रेडियो एक्टिव डीके लॉ की जरूरत है। वो क्या होता है, वो ये होता है, एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब इसकी मदद से हम क्या लिखेंगे, dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब n नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा dn/n और dt ऊपर चला जाएगा, और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाने के लिए लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। n0 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t इक्वल टू 0। लैम्डा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको अब इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा dn/n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dt, कहाँ से, 0 से t और ये n0 से n। तो dn/n की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ n टू द बेस c। जब इसको पहले n रखते हैं तो आ जाएगा n, फिर n0 रखेंगे, माइनस में आ जाएगा n0। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद आता है n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्या कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। हाँ, मैंने बताया जब डिस्टिंग्विश करना होता है तो अच्छा तरीका है डिस्टिंग्विश करने का, ऐसे बीच में लाइन डाल दो, एक साइड आइसोटोप दूसरे साइड आइसोबार। अब आइसोटोप क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की एग्जांपल है क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, या कार्बन 612 या कार्बन 614। और आइसोबार्स की एग्जांपल क्या है, जर्मेनियम 3276, सिलेनियम 3476, या कार्बन 614 या कार्बन 714। ये आइसोबार्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड लाइक। हाँ, कर लो, कुछ नहीं जाएगा आपका। अरे भाई, भारी समझ के बोल रहा हूँ यार,
बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, फिर हमें बताना है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर क्या होता है, इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। ठीक, इसके बाद हमें फुल वेव रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड का बताना है वर्किंग। फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाइज बोथ हाफ्स ऑफ एसी इनपुट सिग्नल। हाँ, एक अच्छा तरीका क्या हो जाएगा, हम एक डायग्राम बनाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर की, उसकी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, ठीक है, ताकि जो भी एग्जामिनर होगा इससे वो इम्प्रेस हो जाएगा। अब हमें वर्किंग बताना है। वर्किंग में क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल सपोज P1 इज पॉजिटिव, P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव। अगर P1 पॉजिटिव आ जाए, P1 नेगेटिव है तो S1 पॉजिटिव आ जाएगा। दिस वुड मीन S1 इज पॉजिटिव एंड S2 इज नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। S1 जब पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस। देयरफॉर डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो लेकिन अब एक तो फॉरवर्ड बायस आ गया, यहाँ से करंट फ्लो करेगी यहाँ। अब जब ये साइकिल ये चेंज हो जाएगा, इसका दूसरा साइकिल हाफ आ जाएगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ P1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन S1 नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस काम करेगा। यहाँ पे P1 नेगेटिव, ये S2 पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस काम करेगा। यही डायोड D1 इज रिवर्स बायस्ड एंड डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। देयरफॉर अभी इस वाले से करंट फ्लो करेगी RL में। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द एक्शन ऑफ PNP या NPN ट्रांजिस्टर। हाँ, हमें पहले बताना है कि डायग्राम के साथ पहले हम बताएंगे ट्रांजिस्टर होता क्या है। ए ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, नेमली एक होता है इमिटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। ये मैं अभी PNP की बात कर रहा हूँ। इसकी डायग्राम कुछ ऐसे है। हाँ, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, PNP। अब इसकी वर्किंग क्या है, इमिटर करंट इज क्रिएटेड व्हेन द इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। द इमिटर pushes the holes towards the base region. When electrons move into n-type semiconductor or base, they combine with holes. The base is lightly doped and is comparatively thin. Hence, only a few holes are combined with the electrons, and the remaining are moved towards the collector space. यहाँ पे पहुंच जाता है चार्ज लिया। This phenomena generates base current. The current is carried by holes in PNP transistor. ये इसकी वर्किंग हो जाएगी। बस आपको डिटो यही लिखना है 3 नंबर में, ये काफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक्सप्लेन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, ग्राउंड वेव इज अ टाइप ऑफ रेडियो प्रोपगेशन विच इज आल्सो नोन एज सरफेस वेव। ओके, दीज वेव्स प्रोपगेट ओवर द अर्थ सरफेस इन लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज। तीसरा पॉइंट, these are mainly used for transmission between surface of earth and the ionosphere. फोर्थ पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो, these are made up of number of constituent waves. Fifth point, these waves have a tendency to bend around the corners or obstructions during propagation which makes them more efficient. Okay, these waves are not affected by the change in atmospheric conditions. अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, रेखा एंड रूही वायर क्लासमेट्स। ठीक है, रेखा फाउंड आउट दैट रूही was not able to see the letters on the board properly and was complained of frequent headaches. Rekha suggested to Ruhi to get her eyes checked. Ruhi followed Rekha's suggestion and thanked her, saying she felt comfortable after wearing the spectacles. Now answer the question following. पहला क्वेश्चन है, what was the eye defect that Ruhi had? अब रूही को, एक तो रूही was not able to clearly see the letters properly on boards and was also complained of frequent headaches. इसका मतलब है कि उसके पास उसका कौन सा आई डिफेक्ट था, had myopia. ठीक है, रूही had myopia. तो दूसरा क्या, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। मायोपिया जो है डिफेक्ट, वो किससे करेक्ट होता है, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। अब कह रहा है कि रेखा वाज अ ट्रू फ्रेंड, जस्टिफाई। रेखा उसकी सच्ची सहेली थी, अब को जस्टिफाई कर लो। यस, रेखा वाज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ रूही बिकॉज अगर रूही लेफ्ट हर मायोपिक आई अनट्रीटेड इट वुड हैव डैमेज ऑन हर रेटिना एंड कैन लेड टू ब्लाइंडनेस आल्सो। ठीक है ना, तो इस चीज से रेखा ने रूही को बचा दिया, तो वो सच में उसकी दोस्त थी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, सेक्शन ई, हाँ ये 5 नंबर वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। यूजिंग गॉसेस लॉ प्रूव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट से किसी भी डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन है, कंसिडर अ थिन प्लेन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लेट अ पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस आर, ये इस पॉइंट पे, फ्रॉम शीट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसके अलॉन्ग हमने गॉसियन सरफेस बनाई, वो गॉसियन सरफेस क्या बन गई, द गॉसियन सरफेस इज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बन गई, गॉसियन सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द गॉसियन सरफेस, अब इस गॉसियन सरफेस के अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करेगा, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2, इस कर्व्ड सरफेस एरिया के ये फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी क्योंकि इसका कुछ ऐसा जाएगा डायरेक्शन कर्व्ड सरफेस का, और इस क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग जाएंगे, ठीक है। तो हेंस फ्लक्स इज जीरो थ्रू सरफेस 2, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो है, लेकिन फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस पासिंग ओनली थ्रू टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, पहला ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और दूसरा ये, बस इन दो के थ्रू फ्लक्स जाएगा। फिर अब क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2e, 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा ए, अब इन दो को मिलाएंगे, अब क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि सीधे दिख रहा है दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर एंड क्लियरली इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। किसी भी पॉइंट पे हमने डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश की तो वो वहाँ से ये आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमने ये चीज़ प्रूव कर लिया। अब इसका बी पार्ट है, हाउ इज द फील्ड डायरेक्टेड इफ द शीट इज पॉजिटिवली चार्जड एंड नेगेटिवली चार्जड। अगर ये शीट पॉजिटिवली चार्जड होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, अगर ये शीट नेगेटिवली चार्जड होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है। इतना आप लिख सकते हो, सफिशिएंट है कंप्लीट मार्क फॉर गेनिंग द कंप्लीट मार्क्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर ऑफ एसी, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर। हाँ, अब हमें पहले एवरेज पावर की डेरिवेशन निकालनी है। एवरेज पावर की डेरिवेशन कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है लेट वी बी द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, तो वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एसी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर करंट लैग कर रही है तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, फेज एंगल। अब हमें पता है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, वी इंटू आई। अब एवरेज पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी आई, और ये जो लाइन ऊपर है इसको एवरेज बोलते हैं, इससे हम एवरेज पावर डिनोट करते हैं। अब क्या हो जाएगा, वी के बदले में लिखूंगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई के बदले लिखूंगा मैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब वी नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज रहे, वी नॉट आई नॉट को बाहर मैंने लिया क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी एज इट इज। अब साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एक फार्मूला बन जाएगी साइन ए माइनस बी, तो उसको ओपन करके मैंने लिखा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन फाइव ओमेगा टी, ठीक। अब यहाँ से साइन को पहले इससे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और फिर कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब इसको सिंपलीफाई करके ऊपर भी मल्टीपल 2 करेंगे, नीचे भी डिवाइड करेंगे 2, तो ऊपर फार्मूला बन जाएगी साइन 2 ओमेगा टी। अब हमें पता है साइन स्क्वायर की एवरेज, साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा टी कुछ भी होगा उसकी एवरेज 1/2 होती है, और साइन थीटा या साइन 2 थीटा कुछ भी साइन 2 ओमेगा टी उसकी एवरेज 0 होती है। जब मैं इसमें 0 पुट कर दूंगा तो हमारे पास बस इतना बचेगा, साइन स्क्वायर के बदले 1/2 और कॉस फाइव एज इट इज। तो लास्ट में पी एवरेज का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, ठीक है। अब हमें बताया गया है कि एवरेज पावर को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे वर्चुअल पावर से। अब एवरेज पावर कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वर्चुअल पावर बाय कॉस फैक्टर, वही पावर फैक्टर, उसको हम बोलते हैं कॉस फाइव। क्योंकि एवरेज पावर हमें पता है क्या होता है, वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी नॉट अंडर रूट 2 आई नॉट अंडर रूट 2 कॉस फाइव। एवरेज पावर का वैल्यू हो जाएगा वी नॉट बाई रूट 2 होता है आर एम एस वी आर एम एस, आई नॉट बाई अंडर रूट 2 होता है आई आर एम एस कॉस फाइव। अब वी ये तो होता है एवरेज पावर, वर्चुअल पावर क्या होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक।
एवरेज पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वर्चुअल पावर इंटू कॉस पाई। तो मेन चीज़ क्या है, कॉस पाई से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वर्चुअल पावर और एवरेज पावर को। अब इस पेपर का लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, state the assumptions made and conventions of sign used to derive the Lensmaker's formula of thin lens। अब Lensmaker's formula में कुछ assumption क्या क्या है, following assumptions are made for derivation of Lensmaker's formula। पहला क्या है, object must be point sized, object must be placed at a principal axis, third aperture of the lens should be very small, fourth thickness of lens should be very less। अब साइन कन्वेंशन क्या क्या इसमें यूज की गई है, पहला द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, all distances are measured from the optical center, distance measured in the direction of incident ray are positive and distances measured in the direction of opposite of that of the incident rays are negative। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि distance measured along y axis above the principal axis are positive, those measured below the principal axis are negative। बस ये 4 कन्वेंशंस और ये 4 assumptions आप याद रख सकते हो। अब हम डिराइव करेंगे ये वाली फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक लेंस ले लिया, इसमें दो सरफेसेस है, सरफेस 1 और सरफेस 2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 हो जाएगा, इसका r2 हो जाएगा, और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 ग्लास का। ठीक है, ये n1 है यहाँ पे। अब लेट अस कंसीडर थिन लेंस विद 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है मीडियम का, n2 लेंस का है। बाय रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस हम लिख सकते हैं n2 by v1 माइनस n1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 by r। सिमिलरली इस वाली सरफेस के लिए हम लिखेंगे n1 by v माइनस n2 by v1 इज इक्वल टू n1 माइनस n2 by r। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वहां से क्या आता है, n1 by v माइनस n1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 1 by r1 माइनस 1 by r2। ठीक है, यहाँ तक। अब ये सिंपलीफाई होकर ऐसे हो जाएगा, 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू n2 by n1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 by r1 माइनस 1 by r2। अब अगर u इन्फिनिटी होगा तो v का वैल्यू, v उस टाइम इमेज फोकस पे बनती है, इन दो को पुट करेंगे यहाँ, तो 1 by f इज इक्वल टू n2 by n1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 by r1 माइनस 1 by r2। ये इसी को हम बोलते हैं लेंसमेकर्स फार्मूला। होप आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ यहाँ पे ये फिजिक्स का पेपर जो 2021 में आया था वो कंप्लीट हो गया। आप बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आंसर लिख सकते हो, आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत के साथ इन आंसर्स को फ्रेम किया है। तो आप भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आंसर लिख सकते हो। अगर ये कोशिश आपको मेरी पसंद आ गई तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आई एम साइनिंग ऑफ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।